नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में हम आज चर्चा करेंगे बजट सत्र की। कल पेश होने वाले बजट की और बजट सत्र को लेकर हो रही सियासत की। कल मोदी सरकार अपना 10वां बजट पेश करेगी, यानी 10 कदम अगले साल चुनाव होने हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार का ये बजट चुनावी होगा? क्या इस बजट में सरकार लोक लुभावन ऐलान करेगी? आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं बजट से 10 उम्मीदें आखिर क्या क्या है, दूसरी ओर आप देख रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल के दौरान जीडीपी का हाल क्या रहा। आज बजट से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया गया है, लेकिन विपक्ष को न सरकार के किसी दावे पर भरोसा है न किसी आंकड़े पर। विपक्ष ने बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में तकरार नहीं तकरीर होनी चाहिए। हम तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति जी, मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। स्थायी समाधान हो रहा है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक की चर्चा करके सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति वाला बताया। निर्माण का काम मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे सत्र की उम्मीद जताई और विपक्ष को तकरार की जगह तकरीर की नसीहत दी। बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। लेकिन पीएम मोदी की नसीहत के कुछ ही देर बाद ये साफ हो गया कि विपक्ष तकरीर नहीं, तकरार के मूड में है। मुद्दे तैयार हैं, बस वक्त का इंतजार है। सरकार से जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं उसको हमेशा वो टालते जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये देश के लिए हित में नहीं है, एक देश के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे जो एक भ्रम पैदा करके लोगों में उन चर्चाओं को टालते हैं, उसके लिए हम वो चाइनीज जो बॉर्डर इश्यू है उसको भी हम उठाएंगे। देखिए, सच्चाई लोगों को देखना चाहिए। कुछ लोग अगर जानबूझकर सच्चाई से आंख मूंदते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा वे भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की डिमांड है हमारी। जो कुछ भी उनका मांग है हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय करेंगे। सर, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी के खिलाफ, उस पर भी नहीं, बहुत चर्चा उन्होंने मांगा है, लेकिन सब चर्चा रूल्स एंड प्रोसीजर के आधार पर हम चर्चा जब आता है हम करेंगे। विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावी भाषण की झलक भी नजर आई। राष्ट्रपति तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में सरकार ने उनको दे दिया, और ये चुनावी भाषण सरकार के सारे अचीवमेंट्स को देश को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए और राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया, बस यही बात है। भारत का महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने जितना देश के सामने में आज उल्लेख किया अपने उद्बोधन में, वो तो सबको इससे गर्व महसूस होना चाहिए। वो तो कोई पार्टी, कोई राजनीति का बात ही नहीं है।
इस बीच वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रखा, जिसमें अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर पेश की गई है। आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी के 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। कश्मीर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीएसएल का क्या हुआ, मुंबई की बंदरगाह का क्या हुआ, अदानी का अभी जो निकला स्कैंडल उसका क्या हुआ। तो इकोनॉमी भी डॉलरम में है और ये जो सारी चीजें जो पीएसयू बेच दिए लोगों को, बेरोजगारी में हालत और कानून ऐसे बनाए, हर चीज टेम्पररी है। अभी विपक्ष के कड़े तेवर के बीच कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगी। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि बजट भी चुनावी होगा? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, माधव आनंद अर्थशास्त्री के तौर पर, देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, चुनावी ही सही, बजट में क्या आम लोगों को, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक परेशानियां झेली हैं इस महामारी के बाद से, और खुद भी लोग निजी स्तर पर उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखे जनता बजट से? अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि भारत निर्माण की दृष्टि से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर बजट पेश करती है। और पिछले बजट सेशन में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब कुछ प्रमुख मुद्दे थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड की जो ये महामारी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये गर्व की बात है कि 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिले, जिससे कि कोई भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 220 करोड़ टीके, सुरक्षा कवच जो भारतीयों को मिले हैं, वो भी भारत ही ऐसा लोकतंत्र होगा अंजना जी कि असंभव को संभव करके दिखाया है, और हमारे नागरिक भी इस बात को देख रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, एक आंकड़ा और है अंजना जी, पिछली सरकार कांग्रेस की थी, तब केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था और जो लाभार्थी थे उनके अकाउंट तक रुपया नहीं पहुंचता था। आप सोचिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो सकता। 27 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के अकाउंट में सीधा पहुंचे हैं। और जो ऐतिहासिक बातें आज राष्ट्रपति जी ने बताई हैं, चाहे वो जीएसटी लागू करना हो, जो कि कांग्रेस पार्टी करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी, चाहे वो आर्टिकल 370 जिसको संशोधित करके निष्क्रिय किया गया, चाहे वो हम और देखें गति शक्ति के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और आपका चैनल भी दिखा रहा था और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। 24 घंटे के कम समय में, एक दिन में मोदी जी की सरकार 11,000 घर गरीबों को दे देती है। 2.5 लाख ब्रॉडबैंड से लोग जुड़ जाते हैं और 2 कॉलेज जो हैं वो बन जाते हैं। 1 हफ्ते में 1 यूनिवर्सिटी और 1 महीने में 1 मेडिकल कॉलेज आ जाता है। अगर आप तुलना करें तो 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, जो 55 साल में नहीं कर पाई, वो 9 साल में, 9 साल से कम समय में मोदी जी की सरकार ने कर दिया। और अंत करूंगा एक बात करके, अगर बजट में कोई बात आती है तो वो कैसे क्रियान्वित हो, ये करके दिखाया है, तो वो दिखाया है मोदी जी की सरकार ने। और याद करिए, 1 रैंक 1 पेंशन 25 साल तक झुंझुना पकड़ाते थे कांग्रेस वाले, और आपको मालूम है 2013-14 के अंतरिम बजट में 500 करोड़ का केवल प्रावधान किया था, और अंजना जी लागू करने में करीब 45,000 करोड़ रुपए जो हमारे सैनिक रहे हैं उनके खाते में गए हैं। यह संभव किसने करके दिखाया? नरेंद्र मोदी जी ने। यह एक उदाहरण है कि सर्व समावेशी बजट आएगा जो सबको साथ में लेके चलेगा, जो कि गरीब के लिए भी होगा, जो मिडिल क्लास के लिए भी होगा, जो कि युवा के लिए नौकरी लाएगा, जो कि कॉर्पोरेट जगत में और नौकरियों का निर्माण करेगा, वो बजट आने वाला है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं अगर सब हो जाए तब तो उत्थान ही हो जाए देश का। लेकिन अभय जी, मेरा प्रश्न आपसे 2 है। तो हो तो रहा है। मेरा प्रश्न आपसे 2 है। हो नहीं रहा है क्या अंजना जी? जी, मेरा प्रश्न आपसे 2 है। पहला प्रश्न है कि क्या ये बजट सत्र चलेगा, और इसी प्रश्न में दूसरा हिस्सा यह है कि बजट को लेकर, सरकार के आवंटन को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर बजट के एक दिन पहले
क्या सार्थक आप कहेंगे? मान लीजिए कल आप बजट पेश कर रहे होते, क्या उसमें ऐसा बड़ा होता? 2 प्रश्न है आपसे। अंजना जी, सिर्फ सुर्खियों से सुख हासिल नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने 8 साल में सिर्फ यही किया है। इन्होंने 55 साल का जिक्र किया, तो गौरव भाटिया जी 55 साल में जो 55 लाख करोड़ का कर्ज भारत में 55 साल में लिया, वो आपने 8 सालों में 155 लाख करोड़ कर दिया। हिंदुस्तान के साथ धोखा क्या हुआ है? अभी इन्होंने जीएसटी का जिक्र किया। देखिए हिंदुस्तान की प्रगति कहां रुक गई? जो राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बैकबोन है एमएसएमई, वो तोड़ दिया इन लोगों ने, और उसके प्रमाण खुद इनके इकोनॉमिक सर्वे में मिले हैं। आज हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है वो स्टैगफ्लेशन के कारण है। उसका प्रमाण क्या है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फूड प्रोडक्ट्स का पिछले महीने नवंबर महीने में -37% की ग्रोथ थी। वेयरिंग अपैरल्स मतलब कपड़ों की -36% की, और वुड एंड कॉक -14%, पेपर प्रोडक्ट्स -8.2%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट -33%। हुआ क्या है? क्योंकि देखिए इकोनॉमी के 4 ड्राइवर्स हैं मेन। एक है प्राइवेट कंजम्पशन, एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, एक है एक्सपोर्ट, और एक है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको हालात तो पता है कि हमने हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी हालत बहुत बदतर कर ली। अकेला चाइना से $118 मिलियन का इंपोर्ट कर लिया, जो $38 मिलियन हमारे समय में, बिलियन डॉलर हमारे समय में हुआ करता था, वो कई फोल्ड बढ़ गया। उससे एमएसएमई पूरा तबाह हो गया। अब हुआ है कि उससे आपका इन्फ्लेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन के कारण डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कंपनियों ने कम कर दिया तो कर्मचारियों को निकाल दिया। जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है दिसंबर का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो 10.6% है, जानती हैं आप। और उसकी बदतर हालत यह है कि 3.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे, काम नहीं मिल रहा है, और 1.50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि निराश होकर घर बैठ गए। 4.5-5 करोड़ लोगों के पास इस अर्थव्यवस्था में काम देने का कोई उपाय उत्तर दे सकता हूं। तो हिंदुस्तान की प्रगति को इन लोगों ने जार कर दिया। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिक्र नहीं किया, आपने कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि 36,000 करोड़ रुपए कंपनियों ने डाका डाल दिया। गुजरात जैसे प्रांत ने उस योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी आपने ये नहीं बताया कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट 1 हेक्टेयर पर आपने बढ़ा दी, और आपने जो 6,000 रुपए देने का वादा किया था उसमें आपने 11.3 करोड़ किसानों का तो दावा किया है, लेकिन जो 11वीं किस्त है प्रधानमंत्री जी, उसमें 2.5 करोड़ लोगों को वो किस्त नहीं पहुंच पाई। आपने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा, कितना खर्च किया बताइए 2020 से? फिर 13,000 करोड़ रुपए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड राउंड के लिए भी कुछ कीजिए। बहुत है अंजना जी, इन्होंने इतनी नाकामी इनकी है कि मैं 3 घंटे तक इनकी नाकामियों पर पर्दा डाल सकता हूं। माधवानंद जी और देवेंद्र जी दोनों से एक कमेंट ले लेने दीजिए, फिर आप लोग इस पर बातचीत करते रहेगा। माधवानंद जी, क्या वाकई सब कुछ इतना जगमग है जैसा कि गौरव भाटिया दावा कर रहे हैं, या सब कुछ एकदम डूब गया है जैसे अभय दुबे जी बात कर रहे हैं? इस देश की अर्थव्यवस्था अभी विश्व के मुकाबले कहां पर खड़ी है? किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर एक स्वच्छ तस्वीर देने की कोशिश कीजिए, दर्शक जानना चाहेंगे। वैश्विक स्तर पे अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है। और कोविड पेंडेमिक के बाद से तमाम अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, उसकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से स्टेबल इकोनॉमी रही है, मैं ये कह सकता हूं। और दूसरी बात, आपको इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रोजेक्शन होता है, एक लेखा जोखा होता है। और इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा प्रतिबिंब क्या देखने को मिला? स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिला। यानी स्टॉक मार्केट बताता है कि आपके जो आने वाला बजट है, जो आज इकोनॉमिक सर्वे से प्रतिबिंब कहा जाता है, आपको स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जो 2023-24 में जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। और अभी तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि रिकवरी से इंडियन इकोनॉमी अब निकल चुकी है।
यानी जो कोविड पेंडेमिक में जो लॉस हुआ उससे रिकवरी हो चुकी है। यानी 2023-24 में हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे करंट अकाउंट डिफिसिट की बात कर रहे थे, इतना अपने पास है कि उससे हम लोग आराम से जो है कर सकते हैं। तो मुझे कहीं नहीं लगता है, और आने वाला जो बजट होगा उसमें तमाम सेक्टरों की बात होगी। कल जब बजट आएगा उस पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे कि किस सेक्टर को क्या मिला। और चुनावी टाइम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की जो सोच है उस सोच में चुनाव के ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह का बजट पेश करेंगे। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो हो सकता है निर्मला सीतारमण जी करेंगी, और कल देखने वाला समय होगा कि क्या करते हैं। अब तो ज्यादा टाइम नहीं है। देवेंद्र शर्मा जी, आपका पर्सपेक्टिव। आईएमएफ ने भी आंकड़े जारी किए जिसको सरकार बहुत पुश कर रही है, जो जानकारी है कि मतलब तमाम अन्य देशों के मुकाबले यूके, यूएस जितने मुल्क हैं, चीन से भी ऊपर विकास दर का प्रोजेक्शन भारत का है 6.1। और मेरा सवाल आपसे यह है कि इसको पर्सपेक्टिव में आप समझाएं। क्या वाकई इस वक्त हम बहुत तेज रफ्तार से कोविड का मुकाबला करते हुए बढ़ रहे हैं? देश किस तरह की उम्मीद रखे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई इतना कोविड का संकट होने के बावजूद भी आज इंडियन इकोनॉमी की हालत जो है वो, जैसे आपने कहा कि अभी आईएमएफ के जो आंकड़े आए हैं वो दुनिया के हम टॉप कैटेगरी में आते हैं। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये मानना पड़ेगा हम सबको। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है देश के सामने वो है एम्प्लॉयमेंट का, और उसके बाद एग्रीकल्चर का। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है, चाहे हमारी ग्रोथ उससे भी आगे बढ़ जाए जो अभी प्रेजेंट रिकॉर्ड है, या उससे कम हो जाए, जो भी है, लेकिन वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और साथ में एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं और सब हम एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को देखते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा एक लिंक है जो हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, कंट्री का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, और एग्रीकल्चर को अगर हम नहीं बिल्ड अप करते हैं तो मुझे लगता है कि जिस क्राइसिस में हम अभी जूझ रहे हैं उससे भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सा पोर्शन जो पॉपुलेशन का है, 50% तो एग्रीकल्चर रही है। देवेंद्र जी, आप ही को टोक कर आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ। किसान सम्मान निधि जिसमें सालाना 6,000 रुपया किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जा रहा है, क्या आप ये चाहेंगे या उम्मीद रखते हैं कि वो बढ़ा दिया जाए? और किस तरह के इंसेंटिव स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए आप देख रहे हैं या किसानों के हित में देख? क्योंकि उस समय तो मामला पूरा अटक गया ना सर, तीनों कृषि कानून वापस लो वापस लो वापस लो, और वही जीत बन गई। जीत ये नहीं बन पाई कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है अंजना जी। बिल्कुल ठीक कहा कि एमएसपी की गारंटी मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, और कृषि को एक क्राइसिस से निकालने के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। और मैं लीगल गारंटी की बात कर रहा हूं। अभी जो सरकार ने कमेटीज बनाई थी उसमें हमने देखा कि लीगल गारंटी की बात नहीं हुई। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है, और ये जब से मैंने पहले कहा था कि भाई हमें किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने की जरूरत है, इकोनॉमिस्ट उससे एग्री नहीं करते थे, पर अच्छा लगा कि सरकार ने उसको किया, उसको इंप्लीमेंट किया। पर 6,000 रुपए जो सालाना जो सपोर्ट है वो मतलब है कि 500 रुपए पर मंथ किसान को मिलता है। 500 रुपए आप समझेंगे, सब देश समझेगा कि वो कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। हमें चाहिए क्या कि हमें कम से कम उसको डबल करना चाहिए। हमें उसको 12,000 रुपए कम से कम किसान को हर महीने हर साल देने की जरूरत है, और उसी के हिसाब से आप कह रहे हैं सीधा डबल कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। दूसरी बात आपने कही है कि भाई लीगल गारंटी की। आप देखिए ना, चीनी मिलों के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आई है कि 31 रुपए से नीचे चीनी की खरीद नहीं होगी। यानी आपने एक मिनिमम सेल प्राइस बना दिया चीनी मिलों को बचाने के लिए, उनके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही तो किसान मांग रहे हैं। क्यों नहीं हम किसानों को भी एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गारंटी कर दें कि इसके नीचे नहीं खरीद होगी। और यही जो आपने पहला सवाल किया था, क्योंकि किसानों की इनकम देखिए क्या है। जो एनएसएस का आंकड़ा आया है 2019 का लेटेस्ट जो सर्वे है, वो ये कहता है कि किसान परिवार की औसतन आय देश में 10,200 रुपए के आसपास है पर मंथ, और उसमें से खेती में से देखा जाए, अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटी निकाल दें, सिर्फ खेती में से 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है। अब ये तो हम सब समझेंगे कि भाई इस आय में तो गुजारा किसी का नहीं हो सकता। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? अगर हम शुगर मिल्स को एक हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेल प्राइस दे सकते हैं, तो हम किसानों को क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि बजट में इस पर संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले फुल फ्लेज बजट यही है, और अमृतकाल के पीरियड में
अब एक समय हमारे पास आ गया कि अगले 25 साल में हम एक ऐसा एक्शन ले लें जो खेती को एक हाउस ऑफ ठीक है। अब गौरव जी सबकी बातों का जवाब देंगे। गौरव जी अब सबकी बातों का जवाब दीजिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं और टैक्स भी बम्पर कलेक्शन आप लोगों का हो रहा है, बार बार आप लोग बताते हैं। ऐसे में जनता थोड़ी राहत की उम्मीद कर रही है आपसे। नहीं अंजना जी, उम्मीद उसी से की जाती है जो उम्मीदों पे खरा उतरता है, और यही नरेंद्र मोदी जी और निर्मला जी की विश्वसनीयता रही है जनता के बीच में कि हाँ, पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। लेकिन उसी टैक्स से जो हमारा गरीब वर्ग है उसकी सहायता करना, हमने देखा किस तरह से 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने, हमने देखा किस तरह से 11 करोड़ ऐसे नल के कनेक्शन है जो बात करी गई थी पिछले बजट में, उसको पूरा किया गया। लेकिन हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए अंजना जी, मैंने क्यों कहा कि आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखें तो भारत पूरे विश्व को आज दिशा दे रहा है। मेरे हाथ में जो प्रोजेक्शंस है ना IMF के, वो हैं। आप याद करिए पहले कहा जाता था कि चीन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन आपको क्या मालूम है ये जो प्रोजेक्शन किए गए हैं इसमें चीन का जो प्रोजेक्शन है 2023 का वो 4.4 है और भारत का 6.1 है। मतलब चीन से भी ज्यादा तेजी से हम बढ़ रहे हैं, और 2022 में 6.8 हम हैं और 3.2 चीन है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे इन्फ्लेशन की करी गई, महंगाई की, तो मैं कहूंगा कि कोई भूला नहीं है वो जमाना जब कहा जाता था कि महंगाई डायन हमारी कमाई खा जात है। तो वो क्या था, 11-12% औसतन डबल डिजिट पे महंगाई बढ़ती थी यूपीए के समय में। और कोविड की महामारी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद अभी जो महंगाई दर है ये करीब 6-6.5% रही है। और अमेरिका में आपको बताना चाहूंगा 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर आई, करीब 9.1%। यूनाइटेड किंगडम में 10.1%, 40 साल में सबसे ज्यादा। और भारत में जैसा मैंने बताया 6 और 6.5%। ये दर्शाता है कि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं ये सही है। तीसरी बात किसानों की गई, तो मैं ये बता दूं कि किसानों के लिए पिछला बजट जो था 1,51,000 करोड़ का, ये आज तक का सर्वाधिक था। इससे ज्यादा किसानों के लिए एग्रीकल्चर बजट कभी भी नहीं हुआ है। और ये भी सत्य बात है, अभी तो एक स्कीम के बारे में मैंने बताया 2,25,000 करोड़ रुपए सीधा 11 करोड़ किसान जो है लाभान्वित हुए, उनके अकाउंट में गया। और ये जो यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जिनके राहुल गांधी ने पिछले बजट में कहा था ये लॉलीपॉप बजट है, तो अब वो लॉलीपॉप की बातें करते हैं। इन्होंने एक बार अंजना जी कर्जा माफ की घोषणा करी 70,000 करोड़ की, और उसी का झुंझुना बार बार बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्की करी गई क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं कर पाए, और वो बात मैंने आपके यहां बताई भी थी कि विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने जवाब दिया था। तो किसानों का हित कौन साध रहा है, उनको सॉइल कार्ड देने की बात हो या एक स्पेशल कर्जा जो है उनके पास रहेगा फंड के तहत, ये किसने सुनिश्चित किया है? ये सारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। और अंत करूंगा एक बात और कह के, एमएसपी की बात हुई तो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन जी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल ठंडे बस्ते में रही, लागू किया हमने। और आपको मालूम है पिछले साल 2,37,000 करोड़ रुपए एमएसपी पे खरीद हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। अब आप मुझे बताइए किसानों का हित कौन साधता है, कौन किसान? ठीक है, देवेंद्र जी को इस पर क्या कहना है मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन अभय जी 2 अर्थशास्त्री हैं, एक सेकेंड, और देवेंद्र जी तो खास तौर पर किसानी से बहुत जुड़े हुए हैं, तो कृषि क्षेत्र के बहुत ज्ञाता हैं। माधव जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो आंकड़े हैं, आईएमएफ के प्रोजेक्शंस हैं, वो एक सकारात्मक संकेत दे रहे हैं देश की आर्थिक सेहत के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई सुन ले 10 मिनट लगातार तो लगेगा हमारा देश डूब गया। नहीं अंजना जी, देखिए बहुत वास्तविकता का धरातल क्या है वो दिखाना चाहिए। ये डेवलपिंग कंट्री के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वहां कैलकुलेट कर लीजिए, उन्होंने दिया है पर कैपिटा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। अब छोड़िए, इन्होंने ग्रोथ बताई। देखिए आपने भी कहा कि जीएसटी का बम्पर कलेक्शन हुआ। जीएसटी का बम्पर कलेक्शन क्यों हुआ, अध्ययन कीजिए। हमारा इंपोर्ट बहुत अधिक बढ़ गया इस दौरान,
ये क्या प्रोडक्शन से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा? कतई नहीं। एक बढ़ा है इन्फ्लेशन से, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखता है। दूसरा दिखता है हमारा इंपोर्ट से। देखिए अभी इन्होंने बताया कि नवंबर में 1,49,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ लगभग कलेक्शन हुआ, उसमें से 40,236 करोड़ रुपए इंपोर्ट का टैक्स है और 11,005 करोड़ रुपए सेस का है टैक्स, और उसके अलावा इन्फ्लेशन का। तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, इसीलिए तो ये हालात। देखिए इकोनॉमी क्यों बर्बाद हुई हिंदुस्तान की, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा, जो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी ना कि 5-6% लोगों के पास 60% हिंदुस्तान के संसाधन चले गए। महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, 12 करोड़ के रोजगार चले गए, 84 करोड़ की आमदनी घट गई। तो जब परचेस पावर उनके पास नहीं होगा तो इकोनॉमी का रिवाइवल कैसे होगा? ये रिफ्लेक्ट कहां होता है? ये होता है जो एचडीआई का डेटा दिया है अभी इस इकोनॉमिक सर्वे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने कहा कि हाँ हम इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछले साल 130 स्थान पर थे, एक साल 132 स्थान पर हो गए 151 देशों की सूची में हम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हम 101 स्थान से भी नीचे चले गए 121 देशों में। बहुत बदतर परिस्थितियां हो गई है। ये जो बार बार मुझे दस्तावेज पढ़ रहा था मैं जब इनका इकोनॉमिक सर्वे, तो ऐसा लग रहा था कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विश्व भर की बातें करते हैं। मत कीजिए। आप बताइए क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए, रशिया से सस्ता आपने तेल मंगाया, फिर जनता को उसका लाभ क्यों नहीं दिया? आप कैसे इस क्राइसिस से निकालेंगे? इन्फ्लेशन से बाहर निकालिए, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालिए। इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की इस इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने एमएसएमई, तो आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ एक लाइन इकोनॉमिक सर्वे में लिख देने से नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब मुसीबत में एमएसएमई था तब 50% भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। तो ये जो सारे के सारे सिर्फ चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों को पोषित करेंगे तो आप आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर हिंदुस्तान को ला खड़ा करेंगे। जहां तक एग्रीकल्चर का प्रश्न है तो मैं देवेंद्र शर्मा जी की बात से ये सहमत हूं, लेकिन जो सरकार को प्रयास करने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए। अगर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज करते, भाई आप सरकार का इन्वेस्टमेंट पढ़िए उसमें इकोनॉमिक सर्वे में, वो तो कह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से एग्रीकल्चर की ग्रोथ में हम अच्छा अचीव करेंगे। अरे साहब सरकार का इन्वेस्टमेंट कहां है? 4.5%, जो 5.5% था उससे भी नीचे आपका आ गया। तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन में काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। जो 27 रुपए आमदनी का जिक्र इन्होंने किया है देवेंद्र शर्मा जी ने, बिल्कुल सही बात है। किसान की हालत जर्जर कर दी। एमएसपी का कानून नहीं बनाते, और प्रिक्योरमेंट कितना मुझे बताइए? आप 6% से ज्यादा फसलें नहीं खरीदते, सिर्फ फसलें खरीदते हैं ये पीडीएस के लिए और कंटेंजेंसी के लिए। किसानों को उसके अलावा मदद कहां है? हर एक सरकार को नहीं खरीदना है साहब, आप कानून बना दीजिए, प्राइवेट सेक्टर भी खरीदे तो मिनिमम कम से कम उनको गारंटी तो प्रोवाइड कीजिए उनकी फसलों की। नहीं तो वो फसलें उगाना बंद कर। आखिरी दो बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में कहा था कि ऑयल सीड्स का किसानों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा करो, हम इंपोर्ट जो ऑयल का है वो कम करेंगे ताकि हम पर बर्डन कम रहेगा। और उन्होंने कहा था इंडिजीनियस क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, दोनों घटा दिए। और तेल के खेल में जो धन्ना सेठ दो कूदे हैं, इंपोर्ट उनको उनके हवाले कर दिया इन लोगों ने। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते जाते रामविलास पासवान जी की सुन लीजिएगा, आखिरी भ्रष्टाचार की बात करिए तो बड़े बड़े उद्योगपति ट्वीट कर रहे हैं इनके एनसीएलटी में 5000 से ज्यादा केसेस का रिजोल्यूशन किया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। इन लोगों ने कहा था बैंक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आएंगे। हर्ष गोयन का ट्वीट कर रहे हैं कि 90% हेयर कट दे रहे हैं। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सेटलमेंट किए। अरे किसान के घर से तो गाड़ी उठा लाते हो और धन्ना सेठों को खुली छूट 10 लाख रुपए राइट ऑफ उनके कर दिया आपने। 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक कॉस्टर्स लेकर भाग गए। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था बिल्कुल दीजिएगा। अरे आपके पास जवाब ही नहीं है इस देश को। पहले बोल तो लेने दीजिए फिर तय कीजिएगा। क्या जवाब देंगे आप इस देश को? जवाब दीजिए। अब एक एक करके एक एक बात जो वो आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर गौरव भाटिया जी, और बात अब अडानी के मुद्दे पर पहुंच चुकी है बहस के, मुझे लगता है कि 27वें मिनट में। हाँ ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि अडानी के मुद्दे पे पहुंच गई है तो मुझे अशोक गहलोत याद आ जाते हैं। सारे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं अडानी जी हमारे भाई हैं, आइए बैठिए। राहुल गांधी से पूछता आज तक बताओ राहुल गांधी ये क्या हो रहा है, तो राहुल गांधी कहते हैं सही तो किया अडानी जी हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अगर वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं,
अगर वो भारत के लिए कार्य करते हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, आप तथ्यों पे कुछ बात करते हैं। अंजना जी, बहुत आसान है। देखिए, सारे आरोप रट के आओ, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के बोलते जाओ, और उसके बाद भाजपा का प्रवक्ता प्रमाण देके बताएगा तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करो। लेकिन कुछ मुद्दे मैं उठा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इन्होंने कहा डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात नहीं करी, तो मैं यही IMF का डेटा है, मैं आपको अब थोड़ा डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बताता हूं क्या ग्रोथ रेट है। उनकी ग्रोथ रेट है अमेरिका की 1%, भारत की बताई है 6.1 प्रोजेक्टेड, जर्मनी की है -0.3%। अरे भारत की बेरोजगारी की बात बताइए, भारत के इन्फ्लेशन की बात बताइए, देश पूछ रहा है आपसे। ये अंजना जी आपको सुनिश्चित भारत के MSME की बात बताइए। क्या हो गया अभय जी? विश्व भर में घूमते हैं आप, क्या हो गया अभय जी? की बात आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना सर, शाउटिंग मैच नहीं करना है यहाँ पे। क्यों रोज आप लोग इस तरह से, मतलब मॉनिटर बनना अच्छा थोड़ी लगता है मुझे। जी प्लीज सर। मिस्टर भाटिया, नहीं मॉनिटर। धन्यवाद। तो ठीक है, मैं ज्यादा समय अब इस बिंदु पे नहीं लूंगा। मैं दर्शकों को केवल बताना चाह रहा था, बिना अध्ययन के, बिना जाने, केवल यहां पे आके अनर्गल आरोप लगाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मुझे उकसाया, अंजना जी, इन्होंने मुझे उकसाया, आओ अनएम्प्लॉयमेंट पे आओ। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे अब बात करता हूं। देखिए, लेटेस्ट CMI डेटा है, ये कल का है, और भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.1 है। आपको मालूम है राजस्थान में कितना है? 28.5, झारखंड में 18%, बिहार में 19.1%। मतलब भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है उससे 4 गुना ज्यादा राजस्थान में है। अब भाजपा शासित प्रदेशों पे आते हैं। असम में 4.7%, गुजरात में 2.3%, कर्नाटका में 2.5%, मध्य प्रदेश 3.2%, महाराष्ट्र 3.1%, उत्तर प्रदेश 4.3%, उत्तराखंड 4.2%। अब आप मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो वो कर रहे हैं जिनके प्रदेश में देश की तुलना में 4 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल पे आते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस, सारा कुछ छोड़िए। मेरे पास तो हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 महीना नहीं हुआ था सत्ता में आए, मैनिफेस्टो में वादा किया था महंगाई की मार से जनता को राहत देंगे, और 3 रुपए डीजल पे वैट बढ़ा दिया। ये दूसरा प्रश्न है। पूछिएगा राजस्थान में 28.5 क्यों है बेरोजगारी दर, और इतना महंगा डीजल, 3 रुपए वैट और बढ़ा दिया, ऐसा क्यों? जयराम रमेश से, आज तक बहुत तेज चैनल है, जयराम रमेश से पूछा, जयराम रमेश जी आपने तो वादा किया था नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा हमसे ना पूछो। अब अंजना जी आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी से ना पूछे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनसे ना पूछे तो किससे पूछे? तीसरी बात इन्होंने करी, इंसॉल्वेंसी कोड, हेयरकट मिल रहा है। हेयरकट की जरूरत आजकल किसे है हम सबको पता है, खैर वो जाने दीजिए। सबसे बड़ी बात तो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है, इंसॉल्वेंसी कोड लाए, आप तो ला भी नहीं पाए। अब स्विस रिबन्स का केस है सर्वोच्च न्यायालय का, पढ़िएगा, 1.5 लाख करोड़ की रिकवरी इंसॉल्वेंसी कोड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019-20 में कर ली थी, और आज की डेट में 6 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी कर पाए हैं हम, जो कानून आए हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग कर्जा देते थे और धन्ना सेठों से कमीशन वापस लेते थे जनता के रुपए पे, आज उसकी रिकवरी हो रही है और ये लोग आके हमें यहाँ पे ज्ञान देते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने किसानों की जमीन लूट ली? और तो राजस्थान में मैंने आपको बताया, अशोक, हाँ मैं देख लूंगा, मैं भी सवाल जो 2 पूछे हैं, अगर अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 सवाल पूछिए। पहले, राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.5% है, राहुल गांधी को क्या हक है उस पर बात करें। और दूसरा, 3 रुपए डीजल जो है वो कैसे वैट बढ़ाया आपने डीजल पे हिमाचल में? केवल ये 2 प्रश्न पूछ लीजिए और 1 मिनट में क्या उत्तर मिलता है देखिए। ठीक है, जो मोबाइल दिखा रहे थे वो भी दिखा दीजिए, लेकिन अभय जी सवाल तो बनता है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, सेंचुरी पर रोज आप लोग सरकार को घेरते हैं, और हिमाचल में सत्ता में आते ही वैट आपने बढ़ा दिया, और बेरोजगारी में राजस्थान सबसे ऊपर। मॉडल क्या है आपका? अंजना जी देखिए, हाँ बहुत अच्छी प्रश्न किया। देखिए, समूचे हिंदुस्तान में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार तो मोदी सरकार है। ये नोटबंदी से जो MSME कोलैप्स हुआ, बैकबोन, जिसमें
45% उसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, वो 60 लाख कहाँ चलेगा बंद हो गए मैन्युफैक्चरिंग परमानेंट। राजस्थान के पहले हरियाणा का नंबर है, उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने हरियाणा का। अब राजस्थान का भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, थोड़ा अध्ययन किया कीजिए गौरव भाटिया जी। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश का 39% है, वो राजस्थान का 44% हो गया है। अर्थात वहां काम का सृजन ज्यादा हो रहा है, इसलिए काम चाहने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है। मैं चुनौती देता हूं, हरियाणा का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देख लीजिए या आपके राज्यों का देख लीजिए। और डीजल पेट्रोल में 29 लाख करोड़ रुपए झारखंड में क्यों हो रहा है? झारखंड में 18% $20 पर बैरल तक पहुंच गया था पेट्रोल डीजल, तभी जनता को उसका लाभ नहीं दिया। आपके धर्मेंद्र प्रधान ने, सुनिए ना, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या ट्वीट किया था कि डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है 2017 में कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधे जनता को लाभ दे देंगे, और बढ़ भी गए तो जनता को पर उसका भार नहीं पड़ने देंगे। यह हर्ष गोयन का साहब का ट्वीट है, अंजना जी आप गूगल करके देखिएगा। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट इन एनसीएलटी रेजोल्यूशन केसेस सेज हर्ष गोयन का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे उद्योगपति कह रहे हैं। तो कुछ तो थोड़ी सी शर्म कीजिए। अरे आपने, अडानी साहब क्या कह रहे हैं कि ये देश पर हमला है। अरे नहीं साहब, आपने इस देश पर हमला किया है। जो संसाधनों की संगठित लूट हिंदुस्तान की है, वो हिंदुस्तान पर हमला था। इसीलिए तो किसानों की आमदनी 27 रुपए और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे अंजना जी। इसीलिए अर्थव्यवस्था को गर्त में इन लोगों ने डाल दिया। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी, एमएसएमई को रिवाइव कीजिए, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है। इस बजट में कम से कम हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो एमएसएमई है उसकी फोकस अगर अप्रोच की तो सच में जो ग्रोथ है वो दिखाई देगी। नहीं तो ये जो ग्रोथ है सिर्फ 4 धन्ना सेठों की है। बाकी हिंदुस्तान के लोग तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ना उनके पास रोजगार का अवसर है, महंगाई की। एक बार आप जवाब दीजिए, आपको जवाब अभी देना है, बाकी दोनों से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। सर, किसानों का जब मुद्दा आता है तो देवेंद्र जी, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें? किसके लिए सिर्फ सियासी रोटी है और किसके लिए सिर्फ सियासी चूल्हा है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आज जो ये हालत हुई है पिछले 8 साल में तो सिर्फ हो नहीं गई है, 8 साल 9 साल में। सवाल यह है कि किसानों की अनदेखी लंबे वक्त से इस देश में की गई, रास्ता निकालने का ही अब मुद्दा है वैसा। लेकिन कुछ होता हुआ ठोस आप देख रहे हैं कि जैसे कई फसलों पर इन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, जिसका हवाला बीजेपी बार बार देती है। देखिए, ये बहुत मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा कि हम इस बात को रिपीट करते रहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन हमने दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन नहीं दे सकते, और उन्होंने कहा था कि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन्होंने A2+FL ये जो फॉर्मूला समझना है, यानी जो आपके पॉकेट से एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, प्लस आपकी जो फैमिली लेबर है, उसके ऊपर इन्होंने जो 50% दिया है प्रॉफिट, या 100% भी कई जगह पे दिया गया, तो उसको हम मान के चलते हैं कि भाई ये स्वामीनाथन कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया वो नहीं हुआ है। ये बात हमें जाननी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कोई भी सरकार करने में सक्षम नहीं रही है पिछले कई सालों से। जब आपका ऑडियो चला गया है सर, और वो स्क्रीन को भी थोड़ा मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल आपने कर दिया, उसकी वजह से टेढ़ा हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास। माधव आनंद जी, आप बीच में हाथ रेस कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है अडानी वाले मुद्दे पे आप आना चाह रहे थे। हाँ, नहीं अंजना जी देखिए, IMF या वर्ल्ड बैंक किसी की भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, उसके पीछे रीजन क्या है? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले के सरकारों में क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं था, और ट्रांसपेरेंसी इन डेटा, जो सरकार डेटा देती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमिक टर्म्स में ये होता है कि आप कहीं से कर्ज भी लेते हो तो उसको सही जगह पे यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है। इसी कारण जो है अन्य देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मजबूत स्थिति में है। तीसरी बात, जो पीपीपी मॉडल की बात कर रहे थे, अभय दुबे जी कर रहे थे, भारत अभी पीपीपी के मामले में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परचेज पावर पैरिटी की जिसकी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थिति जो है सो नाजुक नहीं कहा जा सकता। अरे परचेज पावर पैरिटी गलत बात करते हैं अंजना जी, है क्या बिल्कुल गलत तथ्य देते हैं। परचेज पावर पैरिटी क्या होता है? परचेज पावर पैरिटी का अर्थ जानते हैं आप? क्रय शक्ति जिसको आप बोलते हो, उसमें भारत तीसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। आप चेक कर लीजिए वैद्य जी। हाँ तो अरे क्रय शक्ति,
अरे नहीं अरे अंजना जी बहुत ही कैसे अर्थशास्त्री है ये। परचेज पावर पैरिटी का, हाँ, परचेज पावर पैरिटी का अर्थ ये होता है कि जो वस्तु अमेरिका में 10 रुपए में मिलती है वो हिंदुस्तान में 3 रुपए में मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ गई, वो सिर्फ वस्तु परचेज पावर पैरिटी एज द नेम सजेस्ट। क्या बात करते हैं आप, कैसे अर्थव्यवस्था के जानकार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना बंद कीजिए, क्योंकि आपने समय नहीं दिया अंजना जी। मैंने सुनिए, मैंने फिर आप जैसे बात कीजिएगा इस पे जो है, देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अब वक्त की कमी है, जल्दी से गौरव भाटिया जी सबकी बातों का जवाब अध्ययन करेंगे तो हिंदुस्तान में ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जीडीपी चल पे लगे, जीडीपी पे बात नहीं कर रही है ना अभी। देखिए मैं तो ये समझता हूं कि आज दर्शकों ने देखा होगा जब मैंने कहा कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा जो कर्जा था उसको वसूला है हमारी सरकार ने, और ये कर्जा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और मैंने एक स्विस रिबन जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है उसका हवाला दिया, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का स्तर ये था कि उन्होंने एक किसी व्यक्ति का ट्वीट दिखाया। अब ये प्रमाण और तथ्यों का फर्क है कि भाजपा का प्रवक्ता किस तरह के तथ्य रखता है और कांग्रेस का प्रवक्ता एक ट्वीट दिखाता है। और मैं अपने हाथ में देखिए पिछले 9 साल ने हड़ताल की है उस मुद्दे को लेकर, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट लाइन मिस्टर भाटिया। बीच में 6,41,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो वापस आया हमारे बैंकिंग सिस्टम में, ये जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि बजट से एक उम्मीद हर नागरिक की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर वो जनता से 1 रुपया ले तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया वापस जनता के हित में जाए, चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, मध्य वर्ग का हो, चाहे कोई और हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुद ही कहा जाता था 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 10 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं। ये बड़ा फर्क आया है भाजपा की पारदर्शी सरकार में जो ईमानदारी से जनता का हित साध रही। चलिए, फैसला जनता को ही करना है, लेकिन कल 10वां बजट, आखिरी पूर्ण बजट सरकार का आने वाला है, मोदी सरकार 2 का। उसके बाद इंटरिम बजट अगली बार आएगा और फिर चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए आज तक।